Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here the Indian Express editorial। तो आइए समझते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बता दूं, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि उसका सिंपल सा कारण है, परसों मेरे भाई की शादी थी और उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सके। तो सॉरी फॉर दैट। वो आपको पता है कि इन सारी चीज़ों में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन फिर भी मैंने परसों की क्लास में एक वीडियो अपलोड किया था और उस दिन आपको वीडियो मिल गए रहे होंगे। और कल नहीं कर पाया क्योंकि मैं वहीं था और लौटने आने जाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो उसकी वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं कल का भी एडिटोरियल और आज का भी एडिटोरियल साथ में ही लेकर आया हूँ। तो चलिए दोनों ही चीज़ों को एक साथ समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही एडिटोरियल में क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है ख़ास हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट हमारे पसंद आ रहे हैं आपको तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए ताकि हर प्रकार की अपडेट से आप हमेशा रहें अवेयर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह आपको पता है, सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसका हम हिंदी वर्जन पढ़ते हुए चीज़ों को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका इंग्लिश वर्जन जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है, देख सकते हैं सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है आइए जानते हैं। कहा जा रहा है कि एमएसपी एंड मोर, तो ये है टॉपिक। और सब टॉपिक की वही बात करें तो कहा जा रहा है कि प्राइस बूस्ट could bolster government's cereals stock, but it must keep sight of crop diversification, the long-term reform measures। आइए समझते हैं क्या है इसका मतलब। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, देख सकते हैं एमएसपी और अधिक, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो किस रेफरेंस में इस टॉपिक को लिया गया है आइए इसको जानते हैं। सब टॉपिक की बात करें तो वहीं पे कहा जा रहा है कि कीमतों में तेजी से सरकार के अनाज शेयरों में तेजी आ सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ लेकिन इसे फसल विविधीकरण पर नज़र रखनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और समझने की कोशिश करते हैं क्या है खास हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ हिंट इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर दिस ईयर पैडी क्रॉप बाई आरएस 100 पर क्विंटल ओवर 2021 to 22। It is higher than RS 72 or RS 153 and RS 65 per quintal increase during the you can see over here preceding in 3 year, while below the RS 180 and 200 of 2018-19, which was in the run up to the 2019 general election. This time's MSP rise has less to do with politics. The Commission for Agriculture Cost and Price (CACP) has estimated the average production cost of paddy, all paid of expense plus an imputed value of unpaid family labor for 2022 to 23 at RS 1360 per quintal. The MSP of rice 2040 per quintal for common paddy then translates into a 50% return over cost. Last year MSP of RS 1940 also delivered the same return over the projected cost of RS 1293 per quintal. Farmers thus are only being compensated for higher cultivation cost। आइए समझते हैं इसका हिंदी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं क्या हमारे लिए है खास। तो यहाँ पे आइए जानते हैं, बताया जा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं कहा जा रहा है कि दीर्घकालीन सुधार उपाय महामहिम नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021-22 में इस साल धान की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहा जाता है में 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। यह पिछले 3 वर्षों के दौरान 72 रुपये, 53 रुपये और 65 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि से अधिक है, जबकि 2018-19 में 180 से 200 रुपये से कम है, जो 2019 के आम चुनाव से पहले था। इस बार एमएसपी बढ़ाने का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है,
कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे CACP कहा जाता है, ने 2022-23 के लिए धान की औसत उत्पादन लागत सभी भुगतान के लिए किए गए खर्चों के साथ साथ अवैतनिक श्रम का एक अनुमानित मूल्य बताया है। तो वहीं आगे ये भी कहा जा रहा है कि 1360 रुपये प्रति क्विंटल अनुमानित किया गया है, ऐसा CACP के द्वारा बताया जा रहा है। आम धान के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल का MSP फिर लागत पे 50% रिटर्न में तब्दील हो जाता है। पिछले साल के 1940 रुपये की MSP ने भी 1293 रुपये प्रति क्विंटल की अनुमानित लागत पर समान रिटर्न दिया। इस प्रकार किसानों को केवल उच्च खेती लागत के लिए मुआवजा दिया जा रहा है। आगे थोड़ी बात कर लेते हैं। आगे यह भी कहा गया है कि उत्पादन लागत बढ़ रही है। शायद CACP के 5.2% अनुमान से अधिक मोदी सरकार द्वारा धन में MSP से बढ़ोतरी का एकमात्र कारण नहीं है। आइए समझ लेते हैं एक बार फिर से इंग्लिश वर्जन में और जानते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको हिंदी वर्जन में बताया, कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट गोइंग अप प्रोबेबली मोर देन द CACP's 5.2% estimated is not the sole reason for the Modi government granting an above trend MSP hike in paddy. A more pertinent factor has to do with public food grain stock, which at 311.42 lakh tons for wheat as on June 1st are the lowest in the 14 years for this date. Although rice stock at 496.76 क्विंटल यहाँ पे टन होता है, तो आर एबव लास्ट ईयर्स कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ 491.50 टन। यहाँ पे आगे ये भी कहा जा रहा है, ये जहाँ पे LT आपको दिख रहा है, इसका लैक और टन का मतलब होता है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। आगे कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट क्लियरली इज नॉट टेकिंग एनी चांस विद द नेक्स्ट व्हीट crop arriving only in April 2023. There will be that much added dependence on rice now to meet the requirement of the public distribution system. Hence the need to ensure adequate stock and the procurement of paddy, whose plantings take off in June and marketing from October. Barely 3 months ago, the country had enough grain for free distribution through ration shops and also for export. And also they are saying the post March heat wave that took a toll on wheat crop yield and more than half the government procurement has made things a tad precarious. आइए समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ और जानने की कोशिश करते हैं क्या है इसमें खास। तो यहाँ से देखेंगे एक बार फिर से, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अधिक प्रासंगिक कारण सार्वजनिक खाद्यान्न भंडार के साथ है, जो 1 जून को गेहूं के लिए यहाँ पे बताया गया है इतने लाख टन, यानी जो स्थिति के लिए 14 वर्षों में सबसे कम है। हालांकि चावल का जो स्टॉक है वो 496.76 पर ही है। यह पिछले साल के 491.50 के इसी स्तर से ऊपर है, लेकिन सरकार स्पष्ट रूप से कोई जोखिम नहीं ले रही है। अगली गेहूं की फसल अप्रैल 2023 में आने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे PDS कहते हैं, कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब चावल पे बहुत अधिक निर्भरता होगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए पर्याप्त स्टॉक और धान की खरीद सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिसके रोपण जून में और अक्टूबर से विपणन शुरू हो जाते हैं। वह मुश्किल 3 महीने पहले देश में राशन की दुकानों के माध्यम से मुफ्त वितरण के लिए और निर्यात के लिए भी पर्याप्त अनाज था। मार्च के बाद की गर्मी की लहर ने गेहूं की फसल की पैदावार पर भारी असर डाला है और सरकारी खरीद आधी से ज़्यादा हो गई है, जिससे हालात कुछ ज़्यादा ही अनिश्चित हो गए हैं। सरकारी अनाज को बढ़ावा देने के लिए अल्पकालिक अनिवार्यता, आगे देख लेते हैं। अनिवार्यता एक विकृत पक्ष है। और आइए फिर आगे चलते हैं, चीज़ों को आगे समझते हैं एक बार फिर से इंग्लिश वर्जन में।
तो यहाँ से देखेंगे लास्ट में कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ प्रेजर साइड टू द शॉर्ट टर्म इम्परेटिव टू बोल्स्टर गवर्नमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल्स स्टॉक इट अंडरमाइंस द कॉज ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन of winning farmers especially in the states such as Punjab, Haryana, Telangana and Maharashtra away from water guzzling paddy and sugarcane to growing oil seed, pulses, cotton, fruit, vegetables and other high value crop is what is necessary from a long term nutritional as well as agroecological perspective. The current system of assured MSP and open-ended procurement for only paddy, wheat and sugarcane cultivated in a handful of sites is simply unsustainable, both physically and environmentally. Depleted public stock and high global prices of cereals are a temporary phenomenon. The Modi government should not take it eye off the real reform road ahead. आइए समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ हिंदी वर्जन में। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह फसल विविधीकरण के कारण को कमज़ोर करता है। किसानों को छुड़ाना विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहाँ पे पानी की कमी वाले धान, गन्ने से दूर तिलहन, दलहन, कपास, फल, सब्जियां और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाने के लिए लंबे समय से आवश्यक है। पोषण के साथ साथ कृषि पारिस्थितिक दृष्टिकोण भी जरूरी है। सुनिश्चित करना एमएसपी की मौजूदा प्रणाली और मुट्ठी भर राज्यों में केवल धान, गेहूं और गन्ने की खेती के लिए खुली खरीद वित्तीय और पर्यावरण दोनों ही तरह से टिकाऊ नहीं है। सार्वजनिक स्टॉक में कमी और अनाज की उच्च वैश्विक कीमतें एक अस्थायी घटना है। मोदी सरकार को आगे की वास्तविक सुधार की राह पर से नज़र नहीं हटानी चाहिए। मतलब यहाँ पे सरकार के लिए एक सजेशन दिया जा रहा है कि जो अभी रिसेंट टाइम पे हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार है, उनको आगे की वास्तविक जो सुधार प्रणाली है उसकी राह पर से जो नज़र है नहीं हटानी चाहिए, यानी कि कोई न कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। और ये जो एमएसपी बढ़ा हुआ है ये पिछले कई सालों में इतना बड़ा नहीं था, जो कि मैंने आपको डाटा के थ्रू चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, तो आपने एक बार देख लिया होगा। और आई होप कि आपको ये वाला एडिटोरियल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, जो कि 8 जून को आया था। तो आइए समझ लेते हैं उसका भी। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं 8 जून का है और ये भी आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। सो आइए जानते हैं इसको भी क्या यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट प्राइस स्टेबिलिटी, और वही सब टॉपिक की बात करें तो आरबीआई रेजेस रेपो रेट बाई 50 basis points. More rates hike are in the offing as it seeks to tame inflation. तो आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब और समझने की कोशिश करते हैं क्या है हिंदी मतलब। तो कहा जा रहा है कि सबसे पहले मूल स्थिरता। तो यहाँ पे आरबीआई के लिए कहा जा रहा है कि आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। अधिक दरों में बढ़ोतरी की संभावना है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि यह मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास करता है। तो ऐसा यहाँ पे आज का सब टॉपिक है। आइए समझते हैं पूरी न्यूज और जानते हैं क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसिड वॉज एक्सपेक्टेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज वोटेड unanimously to raise the benchmark repo rate by 50 basis point in its June meeting. After last month's off-cycle rate hike of 40 basis points, the repo rate now stand at 4.9%, 25 basis point lower than the pre-pandemic level. Combined with the current trajectory of the inflation, this suggests that more rate hikes are in the offing. But while there is a little clarity over the extent of tightening, the MPC envisage and over which time period, perhaps the minutes of the meeting will provide greater clarity on this, considering the inflationary एंड आगे ये भी कहा जा रहा है कि प्रेशर इन द इकोनॉमी एंड द लॉन्ग रिस्पॉन्स लैक्स पॉलिसी। आगे देख लेते हैं।
यस, पॉलिसी एक्शन शुड आइडली बी फ्रंट लोडेड। तो देखिए जानते हैं इसको क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि उम्मीद थी किस चीज़ की, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी जून की बैठक में बेंचमार्क रेपो दर को 50 आधार अंकों तक बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है। महीने की ऑफ साइकिल दर में 40 आधार अंकों की वृद्धि, रेपो दर अब 4.9% रह चुकी है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब कहा यह भी जा रहा है कि 25 आधार अंक पूर्व महामारी स्तर से कम है। मुद्रास्फीति के वर्तमान प्रक्षेप वक्र के साथ यह बताता है कि अधिक दरों में बढ़ोतरी की जारी रहेगी, लेकिन एमपीसी की परिकल्पना को कड़ा करने की सीमा और किस समय अवधि के दौरान शायद बैठक के मिनट अधिक प्रदान करेंगे, इस पर बहुत कम स्पष्टता है। इस पर स्पष्टता यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबावों को देखते हुए और लंबी प्रतिक्रिया में देरी और नीतिगत कार्यवाही आदर्श रूप से एक फ्रंट लोडेड होनी चाहिए। आगे की न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। आगे ये भी बताया जा रहा है कि alongside the RBI has also released its revised forecast for inflation. The central bank now expects inflation at 6.7% in 2022 to 23. This is significantly higher than its April forecast of 5.7% and its February forecast of 4.5%, signaling the extent of price pressures in the economy. Recent government data also suggests that that inflation has become more broad-based, excluding the volatile components such as food and fuel. Core retail inflation was around 7% in April, with almost all subgroups in the index witnessing यहाँ से देख सकते हैं elevated inflation, and considering the inflation in the pipeline, the wholesale price index continue to be in double-digit. Price pressure are unlikely to dissipate in the immediate term, according to analysts. While manufacturing firms have been passing on the rise input cost, it remains incomplete in the case of service sector. However, as demand firms up, the pass-through is likely to gather traction. This combination of factors suggests that inflation may not fall dramatically as and when commodity price fall. Prices may prove to be a tad sticky on the downside. The RBI revised quarterly forecast for inflation also seem to suggest so. Inflation has now been projected at 7.5% in the first quarter and 7.4% in the second quarter, trending downwards thereafter to 6.2% in the third quarter and 5.8% in the fourth quarter. आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले बताया जा रहा है कि इसके साथ ही साथ आरबीआई जो है उन्होंने कहा, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आरबीआई ने मुद्रास्फीति के लिए अपना संशोधित पूर्वानुमान भी जारी किया है। केंद्रीय बैंक को अब 2022-23 में मुद्रास्फीति 6.7% रहने की उम्मीद है। यह अप्रैल के 5.7% के पूर्वानुमान और फरवरी के 4.5% के पूर्वानुमान से काफ़ी अधिक है, जो अर्थव्यवस्था की कीमतों के दबाव की सीमा को दर्शाता है। हाल के सरकारी आंकड़े से यह भी पता चलता है कि मुद्रास्फीति अधिक व्यापक हो गई है। खाद्य और ईंधन जैसे अस्थिर घटकों को छोड़कर मूल खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में लगभग 7% थी, जिसमें सूचकांक के लगभग सभी उप समूहों में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति देखी गई थी। और पाइपलाइन में मुद्रास्फीति को देखते हुए थोक मूल्य सूचकांक दोहरे अंक में बना हुआ है। कीमतों का दबाव तत्काल अवधि में समाप्त होने की संभावना नहीं है। विश्लेषकों के अनुसार जहां विनिर्माण कंपनियां इनपुट लागत में वृद्धि कर रही हैं, वहीं सेवा क्षेत्र के मामले में यह अधूरी है। हालांकि जैसे जैसे मांग बढ़ती है, पास थ्रू से कर्षण इकट्ठा होने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। कारकों के इस संयोजन से पता चलता है कि मुद्रास्फीति
चलिए देख लेते हैं यहाँ से। ओके, सो कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति में नाटकीय रूप से गिरावट नहीं आ सकती, और जब कमोडिटी की कीमतें गिरती हैं तो कीमतें नीचे की ओर थोड़ी चिपचिपी साबित हो सकती हैं। मुद्रास्फीति के लिए आरबीआई के संशोधित तिमाही पूर्वानुमान भी सुझाव देते हैं कि मुद्रास्फीति अब पहली तिमाही में 7.5% और दूसरी तिमाही में 7.4% पर अनुमानित की गई। उसके बाद तीसरी तिमाही में 6.2% और 5.8% तक नीचे की ओर चल रही है, और चौथी तिमाही की प्रतिशत भी यहाँ पे बताया गया। तो ये कुल मिला के दिखाया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे मुद्रास्फीति है, ये इन्फ्लेशन है, कहीं ना कहीं घटता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए समझते हैं फाइनली लास्ट में एज अ कंक्लूजन उन्होंने क्या बता रखा है। कहा जा रहा है कि implicit in this quarterly inflation forecast is also the acknowledgement that inflation will likely exceed the upper threshold of central bank's inflation targeting framework of 3 consecutive quarters. This implies that the RBI is likely to fail in upholding its mandate. It will thus need to write a letter to the government outlining the reason as to why it failed and the measure it intends to take to bring inflation in line with its target, considering the risk that the यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनचोरिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन पोज। देख लेते हैं, यस वही कहा जा रहा है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। यस, तो यस एक्सपेक्टेशन पॉज। आगे ये भी कहा जा रहा है कि टू माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द कंट्रीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट द सेंट्रल बैंक मस्ट कंटिन्यू टू फोकस ऑन मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, अटैचिंग प्राइमेसी टू इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। आइए जानते हैं इसका भी मतलब क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इन त्रैमासिक मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों में यह भी स्वीकार किया गया कि मुद्रास्फीति लगातार 3 तिमाहियों के लिए केंद्रीय बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे की ऊपरी सीमा से अधिक होने की संभावना है। इसका तात्पर्य यह है कि आरबीआई अपने जनादेश को कायम रखने में विफल होने की संभावना है। इस प्रकार इसे सरकार को एक पत्र लिखने की आवश्यकता होगी कि वह क्यों विफल रही है और मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए यह क्या उपाय करना चाहती है। उन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए जो मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को व्यापक आर्थिक स्थिरता और देश की विकास संभावनाओं के लिए प्रस्तुत करते हैं, केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति प्रबंधन की प्राथमिकता देते हुए मूल स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान देना जारी रखना चाहिए। तो ये था कल का एडिटोरियल जो कि 8 जून का था, और यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से एक बार बता दिया है। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस एडिटोरियल से लगे होंगे उसको आप अलग से अपने नोट कॉपी में अलग से लिख के रखिएगा, ताकि एज अ रिवीजन की दृष्टि में वो इम्पोर्टेंट हो सकें और आपके रिवीजन के दौरान वो याद हो सकें और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो कैसा रहा आज का एडिटोरियल और कल का एडिटोरियल हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और आगे क्या चाहते हैं सुधार इस चैनल से और क्या क्या चीज़ें और आप डिमांड करते हैं वो सभी हमें बताइए, ताकि जितना कुछ भी हो सके आपकी मदद करी जा सके। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर राइट करिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।